नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग बैश। आज हम बात करने वाले हाल ही में हुए ट्रेन दुर्घटना के बारे में, जो कि काफ़ी भयानक दुर्घटना थी और 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में बात किया था, उस वीडियो में क्लियर ना होने के कारण हम फिर से दोबारा उस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस एक्सीडेंट के बारे में आप देख सकते हैं, ये बालासोर रेलवे स्टेशन का मैप है। किसी भी स्टेशन का एक रफ डायग्राम आप देख सकते हैं। एक छोटे स्टेशन का रफ डायग्राम है जिसमें मेनली बेसिकली 2 लाइनें हैं, एक अप मेन लाइन है, एक डाउन मेन लाइन है, और डाउन लूप लाइन है और अप लूप लाइन है। लूप लाइन क्यों बनाया जाता है? बेसिकली लूप लाइन बनाने का रीज़न यही है कि अगर कोई ट्रेन, जैसे ये शालीमार स्टेशन है और ये एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु जाने का है, और ये शालीमार से आने का रूट है। तो कोई भी स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन को प्रीफरेंस देने के लिए एक ट्रेन को हम डाउन लूप लाइन में रोक सकते हैं और अगले ट्रेन को हम डाउन मेन लाइन से थ्रू जाने का रास्ता दे सकते हैं। तो लूप लाइन बनाने का रीज़न बेसिकली यही है। बड़े बड़े स्टेशनों पे लूप लाइन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली मेन लाइन 2 ही होते हैं, जो कि स्टेशन से काफ़ी दूर हो जाने के बाद आप देखिएगा तो मेन लाइन की संख्या केवल 2 ही रह जाती है, और लूप लाइन की संख्या बड़े बड़े स्टेशनों पे ज़्यादा बढ़ जाती है। 2, 4, 10 ऐसी संख्या होती है। अब हम स्टेशन का बात करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये शालीमार से आने का रूट है और ये एमजीआर चेन्नई सेंट्रल जाने के रूट के बीच का एक बालासोर रेलवे स्टेशन है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अब बेसिकली हम एक स्टेशन के सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। कोई भी ब्लॉक सेक्शन से आने के बाद ट्रेन को कौन कौन सा सिग्नल एक स्टेशन के अंदर मिलता है, ठीक है। तो स्टेशन के अंदर मिलने वाला सिग्नल होम सिग्नल है, अगर या इंटरमीडिएट होम सिग्नल मिलता है। फिर उसके बाद लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल होगा, मेन लाइन का स्टार्ट सिग्नल होगा और एक एडवांस स्टार्टर सिग्नल। एडवांस स्टार्टर सिग्नल है कि इसके बाद ये जो है ब्लॉक सेक्शन निकल जाएगी। अब ब्लॉक सेक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन होते हैं, एक एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम होते हैं। तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक सेक्शन में भी सिग्नल लगे होते हैं, जबकि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक सेक्शन में कोई भी सिग्नल नहीं होते हैं, स्टेशन के अप्रोच में ही सिग्नल होते हैं। तो स्टेशन पहुंचने के लिए इससे पहले भी 2 सिग्नल और लगे होते हैं, जिसको हम लोग डिस्टेंट सिग्नल बोलते हैं। डिस्टेंट सिग्नल का पहचान पी होता है। इसमें 2 से ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए 2 डिस्टेंट सिग्नल लगे होते हैं, उसके बाद ही होम सिग्नल होता है। होम सिग्नल में हमेशा रूट इंडिकेटर होता है, आप देख सकते हैं। फिर स्टार्टर सिग्नल है और एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। सेम अप लाइन के लिए भी होगा होम सिग्नल, लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। और इससे भी पहले डिस्टेंट और डबल डिस्टेंट 2 सिग्नल और लगे होंगे। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली उस दिन के हुए एक्सीडेंट के बारे में, जो कि काफ़ी भयावह एक्सीडेंट था कोरोमंडल एक्सप्रेस का। कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841। अब बात करने वाले हैं कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और जाने वाली थी एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, जो शालीमार से चली थी, उसके एक्सीडेंट के बारे में कि उसका एक्सीडेंट का मेन रीज़न क्या था, कैसे ये हुआ और ये कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। जो कि एलएचबी कोच
एलएचबी कोच जो है सुरक्षा के मामले में अच्छी बताई जाती है कि इसका एक्सीडेंट होने पे जो आगे का जो बाथरूम का पोर्शन रहता है वो क्रश होता है, बाकी बीच का जो यात्री के बैठने का स्थान जो होता है वो सुरक्षित रहता है। दो बॉगी के बीच का जो पार्ट होता है वो क्रश हो जाता है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से क्रश हो जाएगा और बाकी जो बीच का बैठने का यात्री के बैठने का स्थान जो होता है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन फिर भी एलएचबी कोच होने के बाद भी यहाँ जो एक्सीडेंट है वो काफ़ी खतरनाक था, काफ़ी यात्रियों की जान गई, काफ़ी यात्री घायल हुए हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो ट्रेन चली थी शालीमार से, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस 12/841 थी। और इससे पहले चूंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को रास्ता देना ज़्यादा ज़रूरी था, इसी कारण पहले एक मालगाड़ी को डाउन लाइन में स्टेबल किया गया, या तो पहले से स्टेबल थी या इसके आगे अगर होगी तो उसको पहले डाउन लूप लाइन में स्टेबल किया गया। तो डाउन लूप लाइन में स्टेबल करने के लिए पहले हम सिग्नल का सिस्टम समझते हैं कि यहाँ जो ग्रीन सिग्नल था उससे पहले डिस्टेंट और डबल डिस्टेंट दो सिग्नल और लगे होंगे। तो ये ग्रीन सिग्नल होगा, ये डबल येलो होगा। उसके बाद जो होम सिग्नल होगा वो येलो मिला होगा और येलो विथ रूट इंडिकेटर। रूट इंडिकेटर में जनरली 5 लाइटें होती है, सफ़ेद लाइट। उसमें से अगर मिनिमम 3 लाइटें जल रही हो तो ही ये सिग्नल अच्छा माना जाता है। और बड़े बड़े यार्ड में, बड़े बड़े स्टेशनों में ये रूट इंडिकेटर के जगह डिस्प्ले होते हैं। डिस्प्ले में प्रदर्शित होते हैं कि ये जो ट्रेन है आपकी वो कितने नंबर प्लेटफार्म पे जा रही है, जैसे 18 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे जा रही है। तो बेसिकली इतने सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, डबल येलो और येलो विथ रूट इंडिकेटर मिलने के बाद एक मालगाड़ी यहाँ आके लूप लाइन में इस सिग्नल, और यहाँ पे सिंगल येलो के बाद जो सिग्नल होगा वो रेड सिग्नल होगा और रेड सिग्नल पे आके एक मालगाड़ी स्टेबल हो जाती है। और इसके पीछे गार्ड का जो कैबिन होता है, गार्ड केबिन। तो फिर ये जो मालगाड़ी है ये स्टेबल थी डाउन लूप लाइन में या लूप लाइन में, ये कोई भी हो सकता है, ये अप लूप लाइन हो सकता है या डाउन लूप लाइन हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ये हम अपनी जानकारी के लिए बनाए हैं कि ये डाउन लूप लाइन था। उसके बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो अपने मैक्सिमम गति जो भी इस सेक्शन की स्पीड थी, बेसिकली 130 बताई जा रही है कि 130 kmph की स्पीड से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आने के बाद अब ये सिग्नल को, चूंकि ये सिग्नल लोको पायलट को ग्रीन दिखाई देता है, यानी कि इसके पीछे जो 2 और सिग्नल थे वो भी ग्रीन थे। उसके बाद ये स्टार्टर भी उसको ग्रीन होगा और एडवांस स्टार्टर भी ग्रीन होगा। ग्रीन सिग्नल का अर्थ है होम सिग्नल ग्रीन है। इसका अर्थ है कि ये जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो इस स्टेशन पे, बालासोर रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकने वाली थी। यानी कि ये जो ट्रेन है लोको पायलट इस ट्रेन को अधिकतम गति पे 130 kmph है, तो 130 से कम 128, 129, 125, 127 के रेंज में वो ले जा रही होगी इस ट्रेन को। तो चूंकि यहाँ पे जो मेन रीजन आया कि एक्सीडेंट होने का क्या रीजन हुआ, तो लोको पायलट को सिग्नल तो ग्रीन मिले, पीछे भी 2 सिग्नल ग्रीन मिले, आगे भी सिग्नल ग्रीन ही होगा। तो जो बेसिकली होम सिग्नल थे वो ग्रीन मिला और इससे पीछे भी जो सिग्नल थे वो ग्रीन मिले। तो इस
एक्सप्रेस का 12,841 जो एक्सप्रेस है इसकी स्पीड मैक्सिमम 130 के करीब थी, और इतनी स्पीड होने के कारण वो लोको पायलट अपने ट्रेन को फुल गति में इस स्टेशन को क्रॉस करने वाली थी, लेकिन सिग्नल तो ग्रीन मिला उसको। और रीजन ये था कि सिग्नल ग्रीन था, लेकिन जो पॉइंट था वो लूप लाइन के लिए सेट था, जबकि पॉइंट इसको मेन लाइन के लिए सेट होना चाहिए था। लेकिन पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट ना हो करके क्या हुआ, वो पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट था। तो पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट होने के कारण और ट्रेन की गति मैक्सिमम 130 kmph होने के कारण ये जो ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये जाके स्टेबल मालगाड़ी से टकरा जाती है, और इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि इसका जो लोकोमोटिव होता है वो इस मालगाड़ी के ऊपर आके चढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा गति होने के कारण। और एलएचबी कोच के दुर्घटना में ज़्यादा हानि होने का रीज़न भी यही हुआ कि ट्रेन की गति काफ़ी ज़्यादा थी, और कर्व में ये लूप लाइन में आने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, और इसमें जो लोकोमोटिव थी वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। इसी कारण इसके जो कोचेज थे वो बिखर जाते हैं, और बिखरने के कारण इसके कुछ कोचेज इस लाइन पे भी चले जाते हैं। ये जो अप मेन लाइन है इस लाइन पे भी चले जाते हैं। अब चूंकि इस जो मालगाड़ी के जो गार्ड थे वो सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि वो गार्ड कैबिन से उतर के कुछ निरीक्षण का कार्य कर रहे थे, इसीलिए वो जो गार्ड थे वो सुरक्षित पाए जाते हैं। और ये जो लोकोमोटिव के जो ड्राइवर और असिस्टेंट थे इसके घायल होने की संभावना ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि इसी समय पे, ठीक इसी टाइम पे एक और ट्रेन जो थी वो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो थी 12,864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस थी, वो सेम इसी टाइम पे हावड़ा की ओर जाने वाली थी, वेस्ट बंगाल की ओर जाने वाली थी। इसका डायरेक्शन था अप लाइन का ये ट्रेन जो थी, और ये भी ट्रेन जो थी इसको भी पीछे के 2 सिग्नल ग्रीन थे, होम सिग्नल भी ग्रीन मिला था, और स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर दोनों ग्रीन ही थे। ये भी अपनी मैक्सिमम गति से जा रही थी। मैक्सिमम गति से जाने के बाद क्या हुआ कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो कोचेज थे वो इस लाइन पे भी आ गए थे, तो इस कारण से ये ट्रेन भी डिरेल हो जाती है। डिरेल होने के कारण इसके भी कोचेज जो है इस लाइन से बिखर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेन जो रीजन था एक्सीडेंट का क्या था। टोटल 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक डाउन लाइन में खड़ी मालगाड़ी का एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन के भी जो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट थे उनके भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है, और इसके गार्ड के सेफ होने की संभावना हो सकती है। और इसके गार्ड सुरक्षित पाए गए क्योंकि वो निरीक्षण का कार्य करने के लिए गार्ड केबिन से बाहर थे। इसके भी गार्ड के सुरक्षित होने की संभावना जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है हो सकती है। तो इसमें जो भी 21 या 24 जो कोचेज थे वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के सभी गिर गए, और आप देख सकते हैं कि इसके गिरने के कारण जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस था वो भी ट्रेन जो है डिरेलमेंट हो गई। और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के रूट के ट्रेन में रहती है। बेसिकली कोई भी ट्रेन में
ज़्यादा भीड़ रहती है, और उसमें भी ज़्यादा भीड़ होने का रीज़न जो जनरल बोगी है उसमें ज़्यादा भीड़ होती है। सीट से 4, 5 या 10 गुना संख्या में यात्री भरे रहते हैं। स्लीपर में भी सीट की संख्या से ज़्यादा ही यात्री रहते हैं। थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में करीब करीब यात्री जो होते हैं वो सीट के मुताबिक ही होते हैं, लेकिन जनरल क्लास और स्लीपर क्लास में यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और जो मध्यम वर्ग के यात्री हैं वो जनरल क्लास या स्लीपर क्लास से ही यात्रा करते हैं। तो इसकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा थी, और ये एक्सीडेंट इसीलिए ज़्यादा भयावह माना गया कि इसमें यात्रियों की ज़्यादा दुर्घटना होने और मृतक होने की सूचना मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संख्या कम बताई जा रही है अभी, लेकिन जैसे जैसे इसकी सूचना आ रही है ये संख्या बढ़ रही है। तो बेसिकली यही रीज़न था, इसमें मेन रीज़न यही हुआ कि जो होम सिग्नल था वो ग्रीन तो दिया गया, लेकिन पॉइंट जो है रूट के लिए सेट था, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या रूल है। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन का पॉइंट सेट था तो क्या होता। अगर लूप लाइन का पॉइंट सेट था तो लूप लाइन का पॉइंट सेट होने के लिए हमने बताया है कि ये जो सिग्नल होगा वो येलो होगा, सिंगल येलो जलेगी और रूट इंडिकेटर जले। उसके साथ साथ ये लूप लाइन खाली होनी चाहिए। ये लूप लाइन में कोई भी ट्रेन स्टेबल नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि इसको सिंगल येलो ये दिखेगा तो इसके पहले के जो 2 सिग्नल है वो डबल येलो होंगे, उसके पहले के एक सिग्नल है वो ग्रीन होंगे। यानी कि ट्रेन की स्पीड ग्रीन के साथ जैसे ही ग्रीन से बढ़ेगा तो डबल येलो के बाद स्पीड को जो है लोको पायलट स्पीड को और कम करेगा, फिर सिंगल येलो, और सिंगल येलो के बाद जो रूट का जो होगा लूप लाइन का मैक्सिमम स्पीड 15, 30 या 45 kmph जो भी उस सेक्शन का स्पीड होगा, उस स्पीड के साथ ये लूप लाइन में इंटर करेगी और अगले लूप लाइन के स्टार्टर पे जो कि रेड सिग्नल होगा उस पे जाके ये खड़ी हो जाएगी। लूप लाइन में गाड़ी खड़ी होने की यही शर्त है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। सिग्नल तो दिया गया ग्रीन और पॉइंट सेट था। तो बेसिकली कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट का यही रीजन हुआ, और चूंकि अत्यधिक गति होने के कारण जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव है वो मालगाड़ी के ऊपर जाके चढ़ जाती है। और एलएचबी कोच थी कोरोमंडल एक्सप्रेस के, वो दुर्घटना में इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण दुर्घटना में इसके कोचेज जो है अगले लाइन अप लाइन में ये चले जाते हैं, और सेम उसी टाइम यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी और इसके कोचेज से टकराने के कारण, वैगन से टकराने के कारण इसकी भी डिरेलमेंट हो जाती है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेन रीजन क्या था एक्सीडेंट होने का, और बाकी जो जांच में सामने निकल के आएंगे कि क्या रीजन हुआ एक्सीडेंट का, कहाँ किस डिपार्टमेंट का फेलियर है। लेकिन जो मेन रीजन था वो हमने आपको बता दिया है कि क्या रीजन हुआ इस दुर्घटना का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।